राष्ट्रवाद की तरफ लेके चलेंगे तो राष्ट्रवाद से आधुनिक राष्ट्रवाद तक का जो सफर है, खासकर आधुनिक राष्ट्रवाद कहाँ किसे गया, आखिर राष्ट्रवाद और आधुनिक राष्ट्रवाद में अंतर क्या है, इसको समझने से पहले आपको राष्ट्रवाद को समझना होगा, ठीक है ना। तब तो आप आधुनिक राष्ट्रवाद को समझ पाएंगे। लेकिन बात ये उठती है, राष्ट्रवाद को जब हम समझना शुरू करते हैं तो हमने आपको बताया था कि वाद, जहां भी वाद लग जाएगा इसका आशय क्या होता है, विचारधारा होती है। जब वाद का आशय विचारधारा होती है तो राष्ट्र के आगे अगर वाद लगा हुआ है तो राष्ट्र की विचारधारा से है। लेकिन जब हम राष्ट्र की विचारधारा कहते तो हैं, लेकिन हम राष्ट्र की विचारधारा जब हम कहते हैं तो विचारधारा तो समझ में आती है भाई, किसी के द्वारा किसी चीज पे दिया गया विचार। लेकिन राष्ट्र का विचार, तो हम राष्ट्र का विचार समझें उसके पहले हम समझेंगे कि राष्ट्र क्या है, क्योंकि अगर आप राष्ट्र ही नहीं समझेंगे तो राष्ट्र का विचार क्या समझेंगे या उसकी विचारधारा को क्या समझेंगे। तो हम सबसे पहले अगर राष्ट्र का विचार समझें तो राष्ट्र क्या है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे, तब तो हम उसका विचार समझ पाएंगे। तो अगर हम राष्ट्र को समझने से पहले हमें राज्य को समझना जरूरी है, क्योंकि राज्य और राष्ट्र दोनों एक दूसरे, कह सकते हैं कि यह अवधारणा कहने के लिए राज्य और राष्ट्र अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन राज्य के बिना राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं है और राष्ट्र के बिना राज्य भी एक निर्जीव ही है। इसको अगर हम अपने दूसरे फ्लाइट से यहाँ पे समझें तो हम क्या कहते हैं कि हम राज्य और राष्ट्र को समझने का प्रयास करें तो राज्य का मतलब होता है बच्चों एक भौगोलिक इकाई। इसको मैंने स्पष्ट किया था कि राज्य एक भौगोलिक इकाई होती है या एक भौगोलिक सीमा होती है, या भौतिक इकाई कहेंगे और भौगोलिक सीमा कहेंगे। उस भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग जिनसे मिलकर राज्य बनता है, और वो लोग अगर कोई सरकार बना रहे हैं या उनकी जनसंप्रभुता है, जो भी चीज है वो उससे मिलकर एक राज्य तो बन रहा है। लेकिन उनके बीच में जो आपस का जुड़ाव है, वो जुड़ाव उस राज्य को राष्ट्र में तब्दील करता है। अब वो जुड़ाव, जो आपस का उनका जुड़ाव है, उसका आधार क्या है? वो भाषा भी हो सकती है, वो जाति भी हो सकती है, वो धर्म भी हो सकता है, उसका आधार वो कल्चर या संस्कृति भी हो सकती है, उसका आधार कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कि जो कि आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम कहें राज्य एक भौतिक इकाई है, जैसे वो भौगोलिक सीमा, सरकार और संप्रभुता, इनसे मिलकर बनता है राज्य, तो इस राज्य को आपस में एकीकृत रूप से समग्रता के साथ एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए हमको एक खास जो है एहसास, एक भावना की जरूरत होती है। वो खास, वो एहसास, वो भावना हमें कहाँ से मिलती है? कई बार हमें धर्म से मिलती है, कई बार हमने कहा नहीं कि आपको भाषा से मिलती है, कई बार आपको अपने जात से मिलती है, कैसे भी होती है। तो ये जो खास एहसास होता है जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है, वही राज्य को राष्ट्र की अवधारणा में तब्दील करता है। इसलिए हमने कहा था कि जर्मन चिंतक ने क्या कहा था? जर्मन चिंतक ने कहा था कि यदि राज्य जो है वो शरीर है तो राष्ट्र उसकी आत्मा है। जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी प्रकार से अगर शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसे जॉन लॉक महोदय ने कहा था, और हमने कल एक एग्जाम्पल आपको दिया था। हमने कहा था कि होटल के रूम और घर के रूम के उसमें बारे में, कि होटल का एक कमरा होता है, आप लोग आते हैं, होटल के कमरे में अलग अलग कमरों में अलग अलग लोग रुके हुए हैं, लेकिन उनके बीच आपस में कोई जुड़ाव तो है नहीं। उनका काम हुआ, होटल को छोड़े और चले गए। तो एक तरीके से होटल का कमरा उन्होंने राज्य की अवधारणा के रूप में बताया। और घर के अंदर अगर मान लीजिए 5 कमरे हैं, 5 में अलग अलग लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच एक परिवार का, उसमें जो जुड़ाव का एक आधार है वो परिवार है, उनका एक परिवार के लोग हैं वो लोग। तो उसमें जो जुड़ाव का आधार, तो उन्होंने कहा कि जो घर है या घर के कमरे और घर मिला के जो घर बना हुआ है वो एक राष्ट्र है। तो राज्य और राष्ट्र को उन्होंने बेसिक उसमें समझाया था। तो आप समझ गए कि राज्य और राष्ट्र एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे हैं। मतलब अगर राज्य के बिना हम राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं और राष्ट्र के बिना हम राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है फिर राष्ट्र, जब हम समझ गए राष्ट्र क्या है, तब हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो एक बार राष्ट्र मतलब जोड़े रखने का एहसास, तो जब राष्ट्रवाद को हम समझेंगे तो वही जोड़े रखने का जो एहसास है, हम कहते हैं कि राष्ट्र एक ऐसा विश्वास है जो लोगों को उनके इतिहास, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी जाति आदि के आधार पर एकीकृत करता है। परिभाषा राष्ट्रवाद की रचना है नहीं ना, क्योंकि अगर आप राष्ट्र का वही बताएंगे, कंप्लीट करने दीजिए, बताएंगे, वहां पाएंगे। हमने वही कहा, जैसे मान लीजिए आपकी संस्कृति अलग है और आपकी संस्कृति अलग है, तो आप उसको जोड़े रखने का आपका आधार अलग है और आपका अलग है। वो कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हो, इंडिया के तात्पर्य में यही कहा गया कि इस प्रकार से इंडिया तो एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ विभिन्न संस्कृतियां हैं। तो अभी वहां पहुंच रहे हैं। पहले आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। ये राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट चूंकि पश्चिमी अवधारणा है,
राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो पश्चिमी अवधारणा है। तो पश्चिमी विश्व की अवधारणा में जो देशों का जुड़ाव रहा, या तो एक भाषा के रूप में, मान लीजिए फ्रांस है तो फ्रेंच भाषा के रूप में वो लोग एक होके रह रहे हैं, जर्मन है तो जर्मन भाषा के आधार पर एक होके रह रहे हैं। तो उन लोग के यहाँ कोई ना कोई भाषा, कोई या उनका धर्म, इस आधार पर उनके राष्ट्र की परिकल्पना सामने आई है। तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद, वो जो शब्द आया वो पश्चिम से ही आया हुआ है। तो जब आप एक बार राष्ट्र का बेसिक समझ गए कि राष्ट्र होता क्या है, तो राष्ट्रवाद भी आप समझ जाएंगे। तो इसकी परिभाषा आप लोग इजीली बना लेंगे ना, कि राष्ट्र एक विश्वास है, एक विचार है जो लोगों को किसी के, उनकी ऐतिहासिक संस्कृति, उनके धर्म, उनकी जाति, भाषा या किसी अन्य आधार पर एक साथ एकीकृत करता है या जोड़ता है। ठीक है, अब जब हम राष्ट्रवाद समझ गए तो बच्चों अब एक कॉन्सेप्ट आता है आधुनिक राष्ट्रवाद का। तो आप आधुनिक राष्ट्रवाद समझिए, तो इसके पहले राष्ट्रवाद का थोड़ा सा इतिहास समझ जाइए, क्योंकि आप आधुनिक राष्ट्रवाद सभी समझेंगे जब आप राष्ट्रवाद का थोड़ी हिस्ट्री समझेंगे। तो जब हमने बच्चों आपको बताया कि एक भौगोलिक सीमा, या एक भौगोलिक सीमा अगर उसके लिए होना जरूरी है, मतलब कहीं अगर कुछ लोग जुड़ाव रख रहे हैं तो किस सीमा के आधार पर वो अपने को एक राष्ट्र का व्यक्ति कह रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पश्चिम से ही क्यों उठा। ठीक है, अब पश्चिम से जब एक कॉन्सेप्ट सामने आया हुआ है तो एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि क्या भारत एक राष्ट्र के रूप में कभी रहा ही नहीं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम पश्चिम की अवधारणा के आधार पर ही राष्ट्रवाद को समझते हैं। तो हमने आपको एक पढ़ाया हुआ था, हमने कहा था कि लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी में, खासकर 1618 में यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध होता है, हमने आपको बताया। और 30 वर्षीय युद्ध के बाद यूरोप में जब 30 वर्षीय युद्ध होता है, अगर हम एक मैप भी खोल लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप एक मिनट, चलिए अभी हम समझा देते हैं आपको, एक मिनट आप रुकिएगा। आप यूरोप का मैप आप देख रहे हैं, यूरोप का, जब यहाँ आज का यूरोप है, हम तब के यूरोप को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप में बच्चों 1618 में 30 वर्षीय युद्ध होता है, आप समझिएगा, और वो युद्ध 30 साल तक चलता है। तब आप राष्ट्रवाद को अच्छी तरह समझेंगे। यूरोप यही है बच्चों, इस यूरोप के अंदर 30 वर्षीय युद्ध होता है, और 30 वर्षीय युद्ध होने के बाद 1648 में एक प्रकार से क्या होता है, 1648 में वो 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है। और जब 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है 1648 में, तो 1648 में वेस्टफेलिया की एक संधि होती है। स्थान था वेस्टफेलिया, वहां पे हो गए एक वेस्टफेलिया की संधि होती है, जहां पे अन्य सभी जो यूरोपीय देश थे जो आपस में लड़ रहे थे लगातार पिछले 30 सालों से, ठीक है, उनके बीच में एक संधि होती है। उनको यह बात समझ में आती है, हालांकि एक पक्ष उसमें एक तरीके से उस युद्ध को कहा जाता है कि अनिर्णित युद्ध था। ठीक है, हालांकि कुछ उसमें पक्ष को फायदा हुआ, फ्रांस को थोड़ा सा फायदा हुआ, वो हम वहां पे देखेंगे, वो समझाया है मैंने। अभी फिर राष्ट्रवाद का आप कौन से समझने का प्रयास कीजिए। वहां पे जो 30 वर्षीय युद्ध हुआ, वेस्टफेलिया की संधि जो हुई, वहां पे जो सभी यूरोपीय देश थे उन लोगों की पहली बार सीमाएं खींची गई। पहली बार जो राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का अवधारणा सामने आई, पहली बार राष्ट्रीय राज्य, मतलब पहली बार माना गया कि इस राजा का ये राष्ट्र है, इस राजा का ये राष्ट्र है, इस राजा का यह क्षेत्र है, मतलब उन क्षेत्रों की सीमाएं खींची गई। तो जब पहली बार राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा सामने आ रही, तो हम कहते हैं राष्ट्रवाद की जो शुरुआत यूरोप में होती है 16वीं-17वीं शताब्दी में, खासकर वेस्टफेलिया की संधि के साथ ही या उसके बाद ही चीजें शुरू होती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उसके पहले धीरे धीरे अपने क्षेत्र को लेकर लोगों में वो भावनाएं राष्ट्र की जग रही थीं, लेकिन वेस्टफेलिया की संधि के बाद जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों ने बैठकर वो अपनी सीमाएं निर्धारित की, तो ये कहा जाता है, तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो कूटनीति की शुरुआत भी उसी वेस्टफेलिया की संधि 1648 से ही शुरुआत होती है। राष्ट्रीय राज्य की सीमाएं पहली बार खींची गई हैं। विश्व में शक्ति संतुलन की अवधारणा पहली बार आई हुई है कि ऐसा असंतुलन न बिगड़ जाए कि वहां पे युद्ध होने लगे। ठीक है, तो एक राजा के अंतर्गत एक राज्य की सीमाएं खींची गई,
और ये कहा गया कि आगे होने वाले किसी युद्ध को हम लोग टालेंगे, हम लोग बैठकर वार्तालाप विचार विमर्श के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान आगे से करेंगे। तो बच्चों वही वेस्टफेलिया की संधि थी जहां से राष्ट्रीय राज्य का उद्भव शुरू हुआ और वहीं से सबसे पहले हम राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जब राष्ट्रवाद का बच्चों उदय देख लेते हैं तो राष्ट्रवाद जो आया तो वहां से आप लोगों ने क्या समझा, एक राजा के अंतर्गत आया था वो राष्ट्रवाद। अगर हम चूंकि राष्ट्रवाद से आधुनिक राष्ट्रवाद तक की यात्रा देख रहे हैं या आधुनिक राष्ट्रवाद क्या है तब समझ पाएंगे जब उस राष्ट्रवाद को समझेंगे, तभी तो वो आधुनिक कैसे हो गया आप समझ पाएंगे। तो मैंने कहा कि पहली बार राजा के अंतर्गत एक सीमा खींची गई। अब राजा के अंतर्गत उसमें राजा का सर्वोच्च पद हो रहा था। राजा की जब सर्वोच्चता थी तो राजा डिसाइड करता था कि वहां की व्यवस्था क्या रहेगी, उस राज्य की चीजें कैसे चलेंगी, उस राज्य के लोगों का आर्थिक आधार क्या होगा। तो मैंने आपको बताया 16वीं 17वीं शताब्दी में वाणिज्यवाद की अवधारणा सामने आई थी। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ है, वाणिज्यवाद की अवधारणा सामने आ रही है उस राष्ट्रवाद में जिसे हम राजा का राष्ट्रवाद भी कहते हैं, ठीक है, या निरंकुश राजतंत्र का जो राष्ट्रवाद था एक तरीके से। तो क्योंकि जनता अभी स्वतंत्र नहीं थी, अभी जनता राजा की जनता थी, अभी जनता देश की किसी राष्ट्र राजा की जनता थी, राजा के अंतर्गत ही सब कुछ चल रहा था। तो मैंने बताया राजनीतिक क्षेत्र में अभी निरंकुश राजतंत्र था इस राष्ट्रवाद में जो 1648 के बाद बच्चों आया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो 1648 के बाद जो राष्ट्रवाद आया है, अगर हम उसमें वो क्या था जो पुराना वाला, अगर हम राष्ट्रवाद अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो राजा का राष्ट्रवाद था। राजनीतिक क्षेत्र में वह निरंकुश राजतंत्र की बात करता था और सामाजिक क्षेत्र में भी अभी व्यक्ति को वो महत्व नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। और तीसरी बात ये थी कि अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो वाणिज्यवाद की प्रबलता थी। वाणिज्यवाद क्या था, मर्केंटलिज्म क्या था बच्चों, इसको मैंने आपको पढ़ाया है बढ़िया से कि भाई वाणिज्यवाद एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित आर्थिक परिघटना रही थी। मैंने बताया था कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, क्या आर्थिक थी, उसका वाणिज्यवाद का एक कॉन्सेप्ट ही मैंने समझाया है। तो मैंने कहा आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यवादी अवधारणा लागू थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जहां तक रही बात जन संप्रभुता की, वो तो आ नहीं सकती है क्योंकि राजा की निरंकुशता है, तो जन संप्रभुता तो नहीं आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी का राष्ट्रवाद आप देख रहे हैं 1648 की, ये चीजें आगे बढ़ रही थी। लेकिन 18वीं सदी में अगर हम एक बात करें, चलिए अभी एक स्लाइड आगे नहीं बढ़ इसमें, तो चलिए अभी समझाते हैं। 1648 ईस्वी में, चलिए अभी 1648 ईस्वी के बाद 1648 ईस्वी के बाद जब वेस्टफेलिया की संधि बच्चों होती है, वेस्टफेलिया की संधि होती है, आप समझते जाइएगा। वेस्टफेलिया की जो संधि हो रही है, तो वेस्टफेलिया की संधि के बाद जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, ठीक है, मैंने उसके बारे में आपको समझा दिया कि उसमें निरंकुश राजतंत्र था, उसमें वाणिज्यवाद की अवधारणा प्रभावी थी, उसमें जन संप्रभुता जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। इसलिए हमने कहा कि जो 1648 के बाद जो राष्ट्रवाद आया, उस भौगोलिक सीमा के अंदर लोग जिस भी आधार पर जुड़ाव रखते थे उसमें एक तरीके से राजा की मानसिकता, राजा का जो प्रभाव था वो ज्यादा था। इसलिए हमने कहा कि वो राजा का राष्ट्रवाद था 1648 के बाद। बट बच्चों क्या होता है, इस 1648 के बाद आती है 18वीं सदी। 18वीं सदी एक प्रबोधन की सदी थी। प्रबोधन भी आपको बताया, एक प्रबोधन की सदी थी बच्चों। प्रबोधन की सदी में आने के बाद जब दुनिया प्रबुद्ध हुई, खासकर पश्चिमी विश्व जब प्रबुद्ध हुआ, जब कहा जाता है कि वहां आधुनिकता का दौर आया, तो आधुनिकता के दौर में अब क्या हुआ कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने की बात मध्य वर्ग कर रहा है। क्योंकि मध्य वर्ग कौन था बच्चों, ये भी आता कि मध्य वर्ग कर रहा है, तो मध्य वर्ग में मैंने बताया बौद्धिक वर्ग, नव धनाढ़ व्यापारी वर्ग जो थे, ये लोग मध्य वर्ग के पार्ट थे। इन्होंने अब राजा से कहा भाई मुझे अपने भी अधिकार चाहिए, सिर्फ आपकी निरंकुशता नहीं चलेगी। तब इन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं, इन्होंने जो मध्य वर्ग थे, इन्होंने राजा से मांग की कि भाई अब आप राजनैतिक क्षेत्र में संवैधानिक राजतंत्र लाओ, मतलब आपकी निरंकुशता नहीं चलेगी, आप संविधान का महत्व ज्यादा होना चाहिए, मतलब संविधान के आधार पर आप शासन करोगे।
या उसे सीमित राजतंत्र भी कहा गया। और सामाजिक क्षेत्र में कहा गया कि व्यक्ति को भी महत्व दो। तो व्यक्तिवाद का कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, और व्यक्तिवाद के साथ मानववाद का कॉन्सेप्ट आया। मानववाद से क्या आशय था कि पाल लौकिकता की जगह अब अलौकिकता की बात होने लगी। कहा अपना अलौकिक सुधारो, तब आपका ऑलरेडी पारलौकिक सुधर जाएगा। मतलब मरने के बाद आपका क्या होगा वो आपका अपने आप सुधर जाएगा, उसकी चिंता भी नहीं, अभी अलौकिकता की चिंता करो, पहले अपने आज को देखो। तो व्यक्ति का महत्व बढ़ा, और उसके बाद क्या हुआ, व्यक्ति के महत्व को बढ़ने के साथ साथ अब मानववाद और व्यक्तिवाद को बल मिल रहा सामाजिक क्षेत्र में। और आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ बच्चों, अब वाणिज्यवाद की जगह मुक्त अर्थव्यवस्था की बात होने लगी। तो ये मुक्त अर्थव्यवस्था थी क्या, मैंने आपको ये बताया था कि जो ये आपकी मुक्त अर्थव्यवस्था थी, तो मुक्त अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको कहा था कि आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ जो क्लासिकल अर्थशास्त्र के जनक थे, इन्होंने कहा कि भाई मुक्त अर्थव्यवस्था जो है वो बाजार के नियमों से संचालित होती है। बाजार तय करता है कितना उत्पादन कितना वितरण, जितनी मांग होगी उतना उत्पादन कराएगा, ठीक है ना। उत्पादन और वितरण का बाजार तय करता है, वो बाजार के नियमों से संचालित होती है। अब राजा नहीं तय करेगा, पहले वाणिज्यवाद के दौर में राजा तय कर रहा कितना उत्पादन क्या करना है। तो बच्चों वही हमने कहा 18वीं सदी में जब प्रबोधन आया, उसे ही हम उदारवाद का युग भी कहते हैं। कल हमने उदारवादी आपको बताया था, उदारवाद जिसे लिबरलिज्म कहते हैं, उदारवाद का युग जो आया हुआ था, उस उदारवाद के युग जो था, या उदारवादी जो व्यवस्था थी, जो विचार था, जो अवधारणा थी, तो उदारवादी अवधारणा उसी को कहते हैं स्वतंत्रता पर आधारित अवधारणा थी, जो प्रतिनिधियात्मक सरकार या संवैधानिक सरकार की बात करने लगी थी एक कदम और आगे बढ़कर। क्योंकि प्रबोधन क्या कह रहा है, संवैधानिक या सीमित राजतंत्र की बात कर रहा था, लेकिन उदारवाद एक स्टेप और जाकर, जो कि फ्रांस की क्रांति में आपने देखा था ना कि फ्रांस की क्रांति में एक तरीके से राजा के खिलाफ ही चीजें हो रही हैं, तो वहां जैकोबियन काल में या उसके बाद के काल में प्रयास किया गया कि एक तरीके से जनता की सरकार या प्रतिनिधियात्मक सरकार बन जाए। तो उदारवाद ने क्या किया, स्वतंत्रता पर आधारित एक जनता की सरकार या प्रतिनिधियात्मक सरकार, एक संवैधानिक सरकार की स्थापना का पक्ष रखा। उसके बाद व्यक्तिवाद और मानववाद जिसे अभी उतना बल नहीं दिया जा रहा था, वही प्रबोधन की वही अवधारणा को उदारवाद ने अपनाया, और उदारवाद ने व्यक्तिवाद और मानववाद की बात की। क्योंकि उदारवाद की जो अवधारणा है, तरीके से प्रबोधन की ही विचार से निकली हुई अवधारणा है। क्योंकि हमने प्रबोधन विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया है पीछे लेक्चर में, तो मैंने कहा कि प्रबोधन ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी क्या मांग की थी, कैसे सामने आया था, कैसे इसमें तार्किकता को बढ़ावा मिला था, उसी से निकली एक विचारधारा उदारवाद की विचारधारा थी, कि प्रबोधन के विचारों से ही बाहर आई थी। तो और इसीलिए हम कहते हैं कि उदारवाद की जो अवधारणा थी वो स्वतंत्रता पर आधारित थी, और प्रतिनिधियात्मक सरकार की बात करती थी, और व्यक्तिवाद और मानववाद की बात कर रहा है सामाजिक क्षेत्र में। अगर इसको अलग अलग क्षेत्र लें तो राजनीतिक क्षेत्र में इसकी मांग कर रहा है, और उसके बाद अगर हम सामाजिक क्षेत्र में लें तो व्यक्तिवाद मानववाद की बात कर रहा। यदि हम लें आर्थिक क्षेत्र में तो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एक बार इसकी उदारवाद की बातें कर रहा, उदारवादी अवधारणा कुछ हद तक अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति में जब दुनिया की हकीकत बनती है, खासकर मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति के बाद, तब अब क्या होता है, जो राष्ट्रवादी तत्व थे, जो राष्ट्रवाद के विचार 1648 या 16वीं-17वीं सदी के बाद लगातार चले आ रहे थे, उनको उदारवाद ने अब एक चुनौती दी और कहा कि अब इन तत्वों को अपने में शामिल करो। ठीक है, अब पहले का जो 16वीं-17वीं सदी से जो राष्ट्रवाद चला आ रहा था, जिसे हम एक तरह पुरातन राष्ट्रवाद भी कहेंगे, अगर कहें, जब आधुनिक कहेंगे कोई चीज को, तो उसमें क्या वंशानुगत राजा वाली बात थी। क्योंकि मैंने कहा वेस्टफेलिया की संधि के बाद राष्ट्रीय राज्य की सीमाएं खींची गई, तो राजा के अंदर खींची गई थी, तो वहां पे वंशानुगत राजतंत्र था, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर निश्चित भौगोलिक सीमा ये भी खींची गई थी, और प्रशासनिक केंद्रीकरण था, वहां पे राजा के अंतर्गत ही हर एक चीज निर्धारित हो रही हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे जनता की स्वतंत्रता, सब कुछ राजा डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा प्रशासनिक केंद्रीकरण की वहां पे वो बात थी। और सांस्कृतिक एक रूपता थी। जब सांस्कृतिक एक रूपता कहेंगे, एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक क्षेत्र हो गया था लगभग, या एक कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों का एक क्षेत्र हो गया था। ऐसे जो चीजें थी वहां पे, वो सांस्कृतिक एक रूपता के तत्व, ये सब राष्ट्रवाद की उस समय पहचान थे। इसीलिए पुरातन राष्ट्रवाद या पहले के राष्ट्रवाद को राजा का राष्ट्रवाद भी कहते हैं, जो एक तरीके से बटा हुआ था। अगर हम आप कहें बटा हुआ, तो एक तरह राजा है, कुलीन वर्ग है, पादरी है, सबके अधिकार बटे हुए हैं, सबका विशेषाधिकार, तो एक तरीके से जनता इसमें निर्मूल है, और इसके केंद्र में राजा है। ठीक है, राजा के अंतर्गत सब कुछ डिफाइन हो रहा है, डिसाइड हो रहा है इस राष्ट्रवाद में। लेकिन मैंने बताया 18वीं और 19वीं सदी में, खासकर 19वीं सदी में, जब उदारवाद के ये सब तत्व
फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप की दुनिया में फ्लोट करने लगे, आगे बढ़ने लगे, आ गए सामने लोगों की दुनिया में। अलग अलग विचारकों ने, बौद्धिकों ने इन विचारों को दिया कि भाई आर्थिक क्षेत्र में तुमको मुक्त अर्थव्यवस्था की अब जरूरत है, क्योंकि जो तुम अभी तक वाणिज्यवाद है वो कहता है कि एक देश के नुकसान पर ही दूसरे देश का भला टिका होता है। बट मुक्त अर्थव्यवस्था क्या कहती है बच्चों? ये कहती है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, दोनों देशों के लिए। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम मुक्त अर्थव्यवस्था को लागू करते हैं तो क्या होगा? सबको फायदा हो सकता है। जैसे अगर ये भाई साहब मैंने बताया कपड़ा बनाते हैं और मैम क्या बनाती हैं, उनके यहाँ पे इंडस्ट्री है, मतलब अनाज उत्पादन करवाती हैं, तो अनाज उत्पादन का है उनका, चलिए कुछ भी है, अनाज उत्पादन का है और इनका कपड़े का व्यवसाय है। तो ये क्या करें? ऐसा नहीं कि चूंकि उनकी कपड़े में एक्सपर्टीज तो है नहीं, उनकी अनाज उत्पादन में एक्सपर्टीज है, तो ये क्या करें? उनके यहाँ कपड़ा सेल करें और वो इनके यहाँ अनाज उत्पादन, जो अनाज हो रहा अनाज सेल कर दें, तो दोनों को विन विन सिचुएशन दोनों के लिए रहेगी। जबकि वाणिज्यवाद कहता है कि एक देश का नुकसान होगा तभी दूसरे देश का फायदा होगा, इसलिए इंडस्ट्री भी अपने यहाँ लगा लो, फिर कच्चा माल वहां पे लगाओ, उसको बेचो भी सब कुछ। तो इस तरीके से मुक्त अर्थव्यवस्था ने वाणिज्यवाद पर चोट की, कहा कि भाई सबका फायदा दुनिया में होना चाहिए। तो जब ये विचार दुनिया के पटल पर जो है फ्लोट करने लगे, तो अब राष्ट्रवाद था, जो देशों का राष्ट्रवाद था, उसमें इन तत्वों को शामिल करने की मांग होने लगी। क्यों मांग होगी बच्चों? क्योंकि अभी एक देश के अंदर जो जनता रह रही है वो तो चाहेगी ही ना कि संवैधानिक सरकार, प्रतिनिधात्मक सरकार आ जाए, कि हमारी भूमिका बढ़ जाए, मताधिकार को हमको राइट मिल जाए, वो तो सब चाहेंगे ही चाहेंगे। और जो व्यापारी वर्ग है वो चाहेगा कि राजा डिसाइड करे हमें कितना बेचना है, कितना उत्पादन करना है, वो चाहेगा ही कि हम ही उसको डिसाइड करें। तो इसलिए हर देश की जनता अब इन चीजों की मांग करने लगी। कहा कि मुझे भी महत्व दो। उसी समय रूसो आते हैं, पूरे समाज की उसकी बात करते हैं, कॉमन बिल की अवधारणा दे देते हैं। तो विचारकों के जो ये सब मत थे, अब क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति के बाद, खासकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के शुरुआत में लोगों की मांग बन गए। और जब लोगों की मांग, उदारवाद की मांगे लोगों की मांग बन गई, तो अब राजा के समझ इन चीजों को प्रस्तुत किया जाने लगा, या कहा गया कि देश के समझ अब हमें ये सब चीजें मुझे चाहिए, ये राइट मुझे चाहिए। तो अब जो राष्ट्रवाद का जो ये पुराना तत्व था, वंशानुगत शासन वाला, सांस्कृतिक एकरूपता, प्रशासनिक केंद्रीकरण वाला, ये आधार कमजोर पड़ने लगे बच्चों। जब ये आधार कमजोर पड़ेगा कब? जब ये चीजें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, अब इसमें एक वाणिज्यवाद भी आप लिख दीजिए, इसमें एक आप वाणिज्यवाद भी लिख लीजिए, आर्थिक क्षेत्र वाला भी आ जाएगा। तो ये आधार जब कमजोर पड़ने लगेगा बच्चों, इसका मतलब ये वाला आधार इसमें अब शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये आधार इसके साथ मिलने के लिए अब जनता इसके लिए उत्साहित होगी, वो क्रांतियां करेंगी। इसी क्रांतियों का परिणाम एक तरीके से फ्रांस की क्रांति या उसके बाद होने वाली विभिन्न क्रांतियां रहीं। कहा यह जाता है जब इस व्यवस्था को रोकने के लिए, उदारवादी अवधारणा को रोकने के लिए यूरोप में दोबारा प्रयास किया, खासकर मेटरनिक जैसे व्यक्ति ने दोबारा प्रयास किया वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराने के बाद। वो सोचा फिर से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में सारे विचार जनता ने सामने ला दिए थे, लोगों की मांग बन चुके थे। तब यूरोप के जो अन्य देश थे जहां राजवंश स्थापित था, जहां पुराना राष्ट्रवाद स्थापित था, और वो कुछ हद तक आ गए थे। इसलिए मैंने कहा कि अमेरिकी और फ्रांस की क्रांति दोनों में आ गए थे, लेकिन फ्रांस की क्रांति में एक हकीकत बन गया था वो, क्योंकि फ्रांस की जनता, अमेरिकी की क्रांति, इसलिए अमेरिका को बार बार इसलिए हम नहीं कहते हैं क्योंकि अमेरिका एक स्वतंत्रता आंदोलन हो गया था, वो एक जो उसके यहाँ बाहर से आए थे उनसे छुटकारा पाना चाह रहा। लेकिन फ्रांस जो कि यूरोप में जहां पे राष्ट्रवाद का तत्व चला था, उसमें फ्रांस एक पहला देश था जो अपने देश के अंदर ही इतने बदलाव की मांग कर रहा था, किसी बाहर के लोगों से अधिकार नहीं चाह रहा। इसलिए हम बार बार फ्रांस की क्रांति को ज्यादा महत्व देते हैं, और उसने पाया भी ज्यादा था, भले एक चरण में कुछ सालों के लिए पाया था। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं, इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो उदारवादी मांगे लोगों की हकीकत, लोगों की मांग बनती चली गई यूरोप में, इस मांगों को दबाने के लिए बीच में जब भी प्रयास किया, हमने कहा ये आधुनिक विचार थे, ये आधुनिक मांगे थी। आधुनिकता को अगर कोई पुरातन तत्व दबाने का प्रयास करता है तो कहते नहीं, जो विचार आ गए हैं आधुनिक विचारों को रोका नहीं जा सकता, उस समय की हकीकत बनेंगे। इसलिए मेटरनिक अगर उसे दबाने का प्रयास किया तो मेटरनिक खुद हवा में बह गया। ठीक है, तो जब ये उदारवाद की मांगे पुराने राष्ट्रवाद के आधार बन गए, तत्व बन गए, मजबूरन इन चीजों को शामिल करना पड़ा, चाहे उसमें क्रांति की भूमिका रही हो, चाहे जो भूमिका रही हो। तो यही उदारवाद के तत्व जब पुराने राष्ट्रवाद में मिल गए बच्चों, वही आधुनिक राष्ट्रवाद कहलाया।
अब आधुनिक राष्ट्रवाद जो ये बना था, ये आधुनिक राष्ट्रवाद आप लोग समझ गए कैसे बना। अब जो ये आधुनिक राष्ट्रवाद बच्चों आया है, इस आधुनिक राष्ट्रवाद में क्या है, जहां या तो प्रतिनिधात्मक सरकार बनी है, जैसे अमेरिका की हम लेते हैं, वहाँ गणतंत्र स्थापित हो गया है एक तरीके से। फ्रांस की क्रांति के बाद या अन्य देशों में जो कुछ क्रांतियां हुई वहाँ पे संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई है। इंग्लैंड में हालांकि पहले ही हो गया था, वहाँ कुछ क्रांतियां हुई थी, लेकिन अन्य देशों में, यूरोप के अन्य देशों में बाद में आई है सरकार। मुक्त अर्थव्यवस्था भी मजबूरन लोगों को अपनाना पड़ा, भले यूरोप में अपने देश के अंदर या आसपास, ठीक है ना, उनको वाणिज्यवाद से चीजें बाहर आना पड़ा। तभी तो आप औद्योगिक क्रांति देखते हैं, यूरोप में विभिन्न औद्योगिक क्रांतियां होंगी, अभी आप देखेंगे, इसी का प्रभाव था, मुक्त अर्थव्यवस्था को लाने का प्रभाव था। जन संप्रभुता की अवधारणा अब सामने आ रही है, ठीक है ना, लोग एक होकर अब क्रांति कर रहे हैं, निम्न वर्ग मध्य वर्ग मिलकर सड़कों पर उतर रहे हैं। निम्न वर्ग तो सड़कों पर उतरा, मध्य वर्ग उनको नेतृत्व प्रदान कर रहा है। ये सब चीजें आप बदलाव देख रहे हैं। ये सारे बदलाव अब एक तरीके से जो राष्ट्रवाद आया वो आधुनिक राष्ट्रवाद आया, ठीक है, क्योंकि ये सारे तत्व अब शामिल थे उसमें। इसीलिए कहते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद बच्चों, अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं जब आधुनिक राष्ट्रवाद आ गया, जब आधुनिक राष्ट्रवाद आ गया तो फ्रांस की क्रांति के साथ, ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति के साथ, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के साथ इसका आगमन हो रहा है। माना जाता है फ्रांस की क्रांति को, बार बार हम क्यों कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति के साथ। अब क्या हुआ, अगर हम देखते हैं जहां बटा हुआ था, जो कि राजा का राष्ट्रवाद था, अभी तक जो राजा था यहां विभाजन इतना था। अब जो आधुनिक राष्ट्रवाद आएगा, यहां जनता का ही सब कुछ होगा, मतलब प्रतिनिधात्मक सरकार, तो ये जनता का शासन, जनता का वो, तो ये जनता का जो आधार होगा। तो इसीलिए हमने कहा जो आधुनिक राष्ट्रवाद था वो जनता का राष्ट्रवाद भी कहते हैं। अगर हम प्रारंभिक राष्ट्रवाद को राजा का राष्ट्रवाद कहते हैं तो आधुनिक राष्ट्रवाद को हम जो है जनता का राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जनता प्रभावी हो रही है, जनता सरकार चुनने का काम कर रही है। प्रतिनिधियात्मक सरकार का असर क्या होता है, प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाएंगे हम, हमारी भी जनता की भी भूमिका हो जाएगी। तो आधुनिक राष्ट्रवाद आप समझे कैसे आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब राष्ट्रवाद के अलग अलग प्रकार जो कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का जो तत्व है, वो राष्ट्रवाद का जो तत्व है, राष्ट्रवाद क्या जो उसका एक विस्तारवादी राष्ट्रवाद, अलग अलग राष्ट्रवाद की भावना का जो आता है, उसके अलग अलग आयाम हैं। क्योंकि बच्चों राष्ट्रवाद को कई बार कहा जाता है एक निगेटिव अवधारणा भी है। क्यों है, क्योंकि जब आप में, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक भाषा के आधार पर एक हुए हैं या किसी एक धर्म के आधार पर एक हुए हैं, तो उसको को आप क्या करिए, दूसरे देशों में भी कहिए कि हम ही श्रेष्ठ हैं। जब अपने धर्म, अपनी भाषा जिसके आधार पर या किसी संस्कृति जिसके आधार पर आप एक होकर राष्ट्र का निर्माण किए हैं, उसमें आपको अपनी इन चीजों को लेकर सर्वोच्चता का भाव आ जाए, मतलब एक तरीके से अहंकार का भाव आ जाए कि इससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। और इसी को लागू कराने के लिए अगर आप दूसरे देशों में भी आप उस पर हमला करते हो, विस्तार करते हो, हम क्या कहते हैं, ये उग्र राष्ट्रवाद है। इसी में आप देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध और विश्व युद्धों को आप देखेंगे, यही राष्ट्रवाद दुनिया को युद्धों की तरफ लेके चला गया, ठीक है ना, क्योंकि लोगों में अपने राष्ट्र को लेकर या अपनी भावनाओं को लेकर जो एक उग्रता का भाव आया, वो चाहे धर्म रहा हो, भाषा रही हो, संस्कृति रही हो, जो भी जिस आधार पर वो एक हुए थे, उनमें जब अपने उसको लेकर एक अहंकार का भाव आया, उसको सरफेस समझने का भाव आया और उसी को दुनिया के अन्य देशों पर जबरदस्ती थोपने का भाव आया, तो वही उग्र राष्ट्रवाद कहलाया है, ठीक है। तो कहा गया कोई ना कोई तो आधार होता है राष्ट्र बनने का। जब आधुनिक राष्ट्रवाद तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आप थोड़ा सा हम इंडिया वाला पक्ष भी बच्चों इसमें देख लेते हैं, तो क्या भारत में राष्ट्रवाद नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि या तो भाषा या जाति या धर्म या संस्कृति कोई एक आधार होगा जिसके आधार पर एक राष्ट्र बनता है। फ्रेंच कहते हैं हम फ्रेंच भाषा के आधार पर बने हैं, जर्मन कहते हैं हमारी भाषा जर्मन, इस आधार पर हम लोग एक भाषा बोलने वाले लोग एक देश में रह रहे हैं, उसके आधार पर हमने अपने राष्ट्र की परिकल्पना की है। तो क्या भारत राष्ट्र कभी रहा ही नहीं या राष्ट्र बना ही नहीं? तो भारत को क्यों राष्ट्र कहा जा रहा? तो चर्चिल ने सन 1942 में कहा था भारत कभी राष्ट्र के रूप में राष्ट्र का आकार ही नहीं ले सकता है, क्योंकि भारत में दो स्टेट के बीच ही इतना डिफरेंस है जितना कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए कहे कि जिस समय हम भारत को अगर हम छोड़कर चले गए तो भारत टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो बात ये आती है भारत में फिर राष्ट्र का आधार क्या है? क्योंकि किसी के राष्ट्र का आधार उसकी भाषा है, उसके एक साथ जुड़ने का आधार उसकी भाषा है, किसी का धर्म है, किसी का, तो भारत का क्या है? तो मैंने कल आपको बताया था कि भारत में राष्ट्र का आधार क्या है?
विविधता में एकता ही भारत के राष्ट्र का आधार है। यही हमारे मूल्य हैं जो हमें जोड़ कर रखते हैं। हम विविध होते हुए भी एक होने का जो हमारे अंदर भाव है, जो हमारे अंदर एहसास है, यही हमारे राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर सामने आता है। ठीक है कि हमारे लोग हमेशा विविधता में एकता। तब ये लोग कहते हैं, इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा प्रश्न बच्चों आता है कि क्या भारत में राष्ट्रवाद कभी रहा ही नहीं? चलिए, तो अभी आपने आज को बता दिया कि भारत में क्या कभी राष्ट्रवाद था ही नहीं। हम ही लोग जब राष्ट्रवाद की परिकल्पना दिए तभी आप लोग राष्ट्रवाद समझे। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब, आप समझिए कि आप लोगों ने राष्ट्रवाद की परिकल्पना या सीमा खींचने की बात जो भी आपने की, ठीक है ना, वो आपने 1648 और वेस्टफैलिया की संधि और खासकर 16वीं 17वीं सदी में आप लोग के अंदर ये राष्ट्रवाद का तत्व आप लोग लेके सामने आ रहे हो कहने के लिए, और आप लोग कह रहे हो हमने अवधारणा दी है राष्ट्रवाद की। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्र की अवधारणा बहुत पहले ही थी। हमारे यहाँ जम्बू द्वीप की अवधारणा रही थी कि हम लोग एक हैं, जम्बू द्वीप के सभी लोग हैं जम्बू द्वीप के उसमें। दूसरी बात है, हमारे यहाँ राजा अशोक के समय क्या था? हमने बताया राजा अशोक के समय विभिन्न धर्मों को संरक्षण देने का भाव था कि राजा मौर्य में भी देखिए, कहते हैं जो शासक था उसका धर्म कुछ और था, उन्होंने जैन धर्म का को स्वीकार किया। आगे उन्हीं के मौर्य वंशज में अशोक आए। अशोक पहली बात मान लीजिए, अशोक का जो धर्म था, अशोक अपने धर्म के अलावा बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और उसके बाद अजीवों को भी दान दे रहे हैं। एक तरीके से क्या है, वो लोग आर्गुमेंटेटिव इंडियंस हो गए। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस का मतलब क्या है? उस समय अहमद सेन ने उन्हें आर्गुमेंटेटिव कहा। उस समय भारत में कितनी तार्किकता थी? जब दुनिया में रक्त बहाया जा रहा तो भारत में लोग क्या करें, एक राजा एक से अधिक धर्मों को अपने के यहाँ संरक्षण दे रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए। तो हमारे क्या तो भी विविधता थी, आज नहीं, हम प्राचीन काल में विविध होते हुए भी एक राज्य में, एक राष्ट्र में रह रहे थे कि जितना बड़ा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, वहां विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग थे, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग थे, और राजा उन धर्मों को संरक्षण भी दे रहा है। तो इतनी सौहार्दता आप कहाँ पाओगे? ये भारत जैसे देश में ही संभव है कि इतनी विविधता लेते हुए भी हम लोग उस समय आपस में एक तरीके से एक होकर एक राष्ट्र के रूप में रहे हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्र की अवधारणा कोई आज की दी हुई नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र की अवधारणा प्राचीन है। बट जो आप कहते हो कि आप किसी राष्ट्र के लिए कोई एक भाषा, कोई एक जाति, कोई एक धर्म, इसी के आधार पर कोई एक हो सकता है, तो ये आपके यहाँ का आधार होगा। लेकिन मेरे राष्ट्र बनने का आधार विविधता में एकता ही है। समझ गए आप लोग? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी आपको भारत में राष्ट्रवाद को डिफेंड करना हुआ तो आप कर सकते हैं। डिफेंड नहीं, हम लोग अपने पक्ष को मजबूती के साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले राष्ट्र को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रवाद की अवधारणा पश्चिम में आई, कैसे आई, वहां पे 1648 की वेस्टफैलिया संधि का क्या महत्व था, जब राष्ट्र की अवधारणा सामने आ गई। बाद में प्रबोधन के विचारों से प्रभावित होकर उदारवाद का जो विचार सामने आया था, इन विचार ने जब राष्ट्रवाद की हकीकत बने, मतलब एक तत्व जब इसमें शामिल हो गए, तो अब राष्ट्रवाद अपना एक आधुनिक एक नया स्वरूप ले लिया। वही नया स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवाद का स्वरूप था। किसी को कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? नहीं दिक्कत है ना? अब हम लोग आगे बढ़ें, आधुनिक राष्ट्रवाद से हमारी अपनी उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम उसमें बढ़ेंगे। तो आप लोग बस यही है, कुछ रटिएगा मत। हम बार बार कह रहे हैं कि रटिएगा मत कोई चीज। मैंने कोई परिभाषा लिखाते समय एक चीज का हम विशेष ध्यान रखते हैं, परिभाषा बुकी वाली नॉलेज मत लिखिए। किताबों की परिभाषा आज लिखेंगे, कल भूल जाओगे। आप इस तरीके से एक एक पक्ष समझे रहोगे कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा समझे रहोगे कहां से आए, तो अपने आप परिभाषा बना लोगे। कोई परिभाषा रटनी नहीं जाती है। इतिहास बोझिल चीज नहीं है। इतिहास को अगर आप समझ गए, इतिहास से आसान कुछ भी नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट से ही आप परिभाषा निकालो, आप कॉन्सेप्ट से ही उसकी डेफिनेशन निकालो। ठीक है ना? सारी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आती है, और कॉन्सेप्ट से जिस दिन डेफिनेशन निकालना सीख जाओगे, उस दिन लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अपनी भाषा में लिखो उस कॉन्सेप्ट को जो आप समझे हुए हो। तो आधुनिक राष्ट्रवाद तक सबकी समझ बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया किस प्रकार परिवर्तित हो रही है उसको हम आपको दिखाएंगे। ठीक है।